नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के माजरी क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री राकेश प्रसाद सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, माजरी क्षेत्र में वर्तमान कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओवरबर्डन रिमूवल की क्या स्थिति है? साथ ही यह भी बताएं कि आपके नेतृत्व में क्षेत्र में आधारभूत संरचना, उत्पादन और क्षेत्र विकास के क्षेत्र में हो रही प्रगति के कौन से प्रमुख सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं? तायल साहब, सर्वप्रथम तो आपको माजरी क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको यह बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रही है कि माजरी क्षेत्र ने अपना एनुअल एक्शन प्लान का टारगेट, फिजिकल टारगेट्स 28 फरवरी के दिन ही पूरा कर लिया। हमारा एनुअल एक्शन प्लान में टोटल एरिया का 63 लाख टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य था। ये कंपनी के लिए और माजरी क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए गौरव की बात है कि हम समय से पूर्व ही अपना कोयला उत्पादन का लक्ष्य को हमने कंप्लीट कर लिया। और यह माह यानी कि मार्च में अगर हम कहें तो हम लोग को कंपनी द्वारा एडिशनल टारगेट्स दिए गए हैं। प्रोडक्शन में हम लोग ने पूर्ण गति दे रखी है और मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च से 3-4 दिन पहले ही हम एनहांस्ड ईसी का लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। रही बात अगर हम ओवरबर्डन रिमूवल की करते हैं तो माजरी क्षेत्र के लिए 517 लाख हमने ऑलरेडी कर लिया है, कुल 520 लाख का। यानी कि अगर हम यूँ बोले तो अगले 3 दिन में हम इसे भी लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। एनुअल एक्शन प्लान में हमारा प्रेषण का लक्ष्य भी 63 लाख टन था। 63 लाख का यह आंकड़ा हमने ऑलरेडी पार कर चुके हैं और अभी हम लोग और आगे के बचे हुए दिनों में प्रेषण बढ़ा करके और भी लक्ष्य से काफ़ी ऊपर प्रेषण करने का प्रस्ताव रखे हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा बात पूछा कि भाई हमने यहाँ पे अपने कार्यों में ऐसा विशेष क्या कार्य कर रहे हैं जिसपे कि सकारात्मक प्रभाव हमें मिले। तो देखिए, ये बताते हुए मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट भी लगता है कि आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है। क्योंकि माइनिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कि जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है। अगर हम किसी भी आधारभूत सुविधा का आज निर्माण करते हैं तो हो सकता है उसकी ज़रूरत हमें 1 साल बाद पड़े। तो माजरी क्षेत्र में मैं आपको बताता हूं कि ये हम लोग ने डिस्पैच इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी कुछ काम किया है। एक बॉटलनेक बराबर क्रिएट होता था वेमेंट ऑफ कोल का, तो वेमेंट के लिए हमने 3 वे ब्रिजेस के नए प्रस्ताव को हमने अपने यहाँ से भेजा था, जिसे हेडक्वार्टर ने मंजूर कर दिया और मुझे वे ब्रिज के लिए डाइवर्ट करके दिया गया, जिसके आपकी कमीशनिंग का कार्य चालू है और इसके सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय पे मिलेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है जिसमें कि रेल कनेक्टिविटी फॉर यकोना, वो हमें इस्टेब्लिश करना है। यह प्रोजेक्ट IPRCL द्वारा किया जा रहा है पूर्ण। इस पे काम बहुत तेज़ी से प्रगति पे है और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी 3-4 महीने में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि प्रेषण के लिए यकोना माइंस को किसी भी तरीके का आगे का दिक्कत नहीं होगा और काफ़ी सुचारू रूप से हम इसका प्रेषण का कार्य कर पाएंगे। तो ये 2 मेजर चीज़ है। प्लस उसके अलावा IT इनिशिएटिव्स में भी हम लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। हर जगह आधारभूत जो सुविधाएँ थी IT इनिशिएटिव्स का, उसमें हम फर्दर इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। उसके भी सकारात्मक प्रभाव आपको आने वाले समय में दिखते रहेंगे। तो हमारी टीम बहुत सारी कार्य को एक साथ कर रही है और आगे भी करते रहेगी, जिसके कि अच्छे परिणाम आते रहेंगे भविष्य में भी। सर, माजरी क्षेत्र में प्रस्तावित एवं आगामी नई परियोजनाओं के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नई परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन एवं WCL की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक सिद्ध होंगी? तायल साहब, आपने ये मुझे मेरी मन की बात पूछ ली। देखिए, माजरी क्षेत्र WCL में तकरीबन 20% रिज़र्व को होल्ड करता है और अगर हम प्रोडक्शन के इसमें देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आज का करंट उत्पादन हमारा 11% के 10.5% के रेंज में है। मैं यह डेफिनेटली चाहूँगा कि भविष्य में माजरी क्षेत्र अपने रिज़र्व के अनुरूप प्रोडक्शन करे। तो यह मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माजरी क्षेत्र में 2 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं जिसका कि PR अप्रूव भी हुआ पड़ा है। यह दोनों ही परियोजनाएं कॉस्ट प्लस बेसिस पे क्रियान्वयन किया जाएगा।
इसके लिए पर एक शर्त है कि इसमें हमें जो ज़मीन लेनी है उस पे रोज़गार नहीं देना है। तो ये अपने तरीके का एक अनूठा पहल और अनूठा प्रोजेक्ट है और आगामी कुछ समयों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस पे लैंड विदाउट एम्प्लॉयमेंट के मॉडल पे जा करके हम लोग ये प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन कर पाएंगे। और इसके अलावा भी एक हमारी यहाँ प्रोजेक्ट जो भविष्य में आएगी उसके बारे में मैं आपको सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। ये तो आज के डेट में इसका पीआर नहीं है बट जीआर बनाने की प्रक्रिया चालू है। ये माजरी क्षेत्र से तकरीबन 12-13 किलोमीटर या कोना से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे होगा। यहाँ पे अभी एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है और इसकी पार्ट जीआर बहुत ही जल्दी संभावित है। तो इन तीन प्रोजेक्ट्स को अगर देखें, दो तो जिसकी पीआर अप्रूव्ड है और इसके अलावा एक जो पीआर भविष्य में आएगा, इनके साथ बहुत सारी संभावनाएं नई आएगी और रोजगार के बहुत बड़ा एक अवसर यहाँ पे क्रिएट होगा। आप जैसा कि देखते होंगे कि एक मोटा मोटी 2 मिलियन टन की प्रोजेक्ट में 600 से 700 लोग डायरेक्टली ही जुड़े रहते हैं और 10 गुना लोग इससे आधारित होते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे ये 2 प्रोजेक्ट आती है, अगर इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो तकरीबन 15,000 लोग इससे किसी न किसी रूप से जुड़ेंगे, जिससे कि क्षेत्रीय विकास भी होगा, क्षेत्रीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गति को भी बहुत सशक्तिकरण प्रदान होगी। सर, उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, हरित पहल एवं सतत विकास को संतुलित रखने के लिए माजरी क्षेत्र में कौन कौन से अभिनव पहलें की जा रही हैं? कि पर्यावरण और उत्पादन जब भी होगा तो वो संग संग ही होगा। पर्यावरण एवं उत्पादन को आप अलग अलग करके आज का डेट पे देख ही नहीं सकते हैं। आपको अनेक प्रकार की पर्यावरण की स्वीकृति लगती है। आपने पूरे कंप्लायंस जब तक इन्वायरमेंट के नहीं किए हैं तब तक आप परियोजना को चला नहीं सकते हैं। तो हरित पहल के बारे में चर्चा करूँ उसके पहले मैं आपका दूसरा पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा आंसर करना चाहूँगा, जिसमें आपने सतत विकास की बात की। सतत विकास देखिए, इसमें सस्टेनेंस की बात होती है तो सिर्फ इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस को हम लोग ज़्यादा पर्याय देते हैं, जबकि औचतन ये होना चाहिए कि इसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस, सोसाइटल सस्टेनेंस और फाइनेंशियल सस्टेनेंस, ये तीनों प्रकार के सस्टेनेंस जब तक कि आप एक साथ नहीं देखेंगे तो किसी भी परियोजना को हम चला नहीं पाएंगे। पर्यावरण सस्टेनेंस की अगर हम बात करें तो जब भी आप देखे होंगे कि पर्यावरण स्वीकृति हमें मिलती है तो उसमें एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस एवं कंडीशन उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जिसकी आपको कंप्लीट कंप्लायंस करके देना पड़ता है। वह चाहे तो वो ध्वनि प्रदूषण हो, डस्ट पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, इन सभी मानकों को आपको पर्यावरण स्वीकृति के लिमिट में रखेंगे तभी आपको खदान चलाने की अनुमति होती है, अन्यथा नहीं। तो उस विषय पे अगर हम बात करें प्रदूषण के बारे में, जो हम पहला समझते हैं जिसकी प्रायः को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसमें उस दिशा में अगर हम बात करें तो डस्ट पॉल्यूशन के लिए हम लोग हर जगह वाटर स्प्रिंकलिंग, चाहे तो वो फिक्स्ड स्प्रिंकलर से हो या फॉग कैनन से हो या वाटर टैंकर के माध्यम से हो, डस्ट के बारे में हम इसकी सावधानियां देते हैं। फिर आता है वायु में मिलने वाले जहरीले गैस, उसके लिए SOx, NOx ये सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी हम हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं और उसको जो हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस लिमिट के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है उसके अंदर मेंटेन करना पड़ता है हमें। तो और फिर होती है बात वाटर पोल्यूशन के लिए STP, ETP, इन सभी को हम पर्यावरण के मैंडेट को मानते हुए फुल्ली कंप्लाई करते हैं। हमारे पास आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे पास 3 CAA-QMS स्टेशन यहाँ पे कार्यरत है, जिसकी की डाटा सतत ही हेडक्वार्टर एवं महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसकी रीडिंग मिलते रहती है, ताकि जिस हिसाब से मुझे स्वीकृति मिली है उसके अनुरूप हम चला रहे हैं या नहीं, इस मानक को देखने का सभी जगह अभिप्राय प्राप्त रहता है। जब हम बात करते हैं सोसाइटल सस्टेनेंस की, तो सोसाइटल सस्टेनेंस ये इसलिए भी नेसेसरी होता है कि आप जिस स्टेक होल्डर के बीच में काम कर रहे हैं वो लोग आपको एक्सेप्ट करें। इसके लिए हम सतत सभी आसपास के गांवों में कैंप लगाते हैं और हम
इंक्लूसिव ग्रोथ को प्लान करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ जब हो तो साथ की सोसाइटी की भी ग्रोथ हो। उसके लिए नए रोजगार का अवसर प्रदान हो करना हो, उनकी हेल्थ कैंप हो, हेल्थ नीड हो, या CSR के तहत जो कुछ नीड्स होते हैं उन सब नीड को हम लोग एड्रेस करते हैं। थर्ड सस्टेनेंस की बात होती है, वो होती है फाइनेंशियल सस्टेनेंस। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को किसी भी आर्थिक रूप से सस्टेनेबल बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल सस्टेनेंस की बात करें तो कंपनी, ये प्रोजेक्ट कोई भी हो, वो अपने प्रॉफिट में रहे, तभी वो फाइनेंशियली सस्टेनेंस हो। अगर इसको मतलब बोलने के लहजे में बोला जाए, ऐसे इसके मानक बहुत सारे होते हैं। एक विशेष बात मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाहूँगा पर्यावरण सस्टेनेंस के लिए, जिसमें यहाँ पे एक दो बड़ी पहल हो रही है। एक सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्लांट का, जो कि माजरी क्षेत्र में लगाने का बात हुआ है और जिसकी बातचीत आगे भी बढ़ रही है और परियोजना आगे चलाई जा रही है। और सेकंड, यहाँ पे 23 मेगावाट सोलर प्लांट की लगाने की प्रक्रिया भी चालू है, जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो काम को कंप्लीट करके सोलर प्लांट कमीशन कर दिया जाएगा। सर, आपने क्षेत्र में प्रस्तावित कोल गैसिफिकेशन परियोजना का जिक्र किया। इस परियोजना को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है और यह परियोजना ऊर्जा क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण एवं आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के लक्ष्य में कैसे योगदान देगी? तायल साहब, ये सबसे ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने हमें अभी जो वो पूछा है। यह हमारे लिए भी एक हमारे दिल का प्रोजेक्ट है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द ग्राउंडिंग हो और कमिश्निंग हो। देखिए, ये जो सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्लांट की बात हम कर रहे हैं, जो कि माजरी क्षेत्र के जूना कुनाड़ा माइंस के तत्वाधान में प्लान किया गया है। यह एक बहुत ही विस्तृत और बड़ी परियोजना है। आपने सुना ही होगा कोल टू केमिकल। कोल टू केमिकल हम लोग, आप जानिए, जैसा आप भी जानते होंगे कि हम लोग पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यह संपदा हमें अनुरूप मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पास फिर विकल्प क्या बचता है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? कोल टू केमिकल की अगर हम बात करें तो यह प्रायः हम मीन करते हैं पेट्रोकेमिकल की, जिसमें अमोनिया, जैसे आप जान रहे हैं आज के डेट अमोनियम नाइट्रेट उसका फिर डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट प्लान किया गया है वो कोल टू सिन गैस के लिए किया गया है। और सिन गैस के डाउनवर्ड आप बहुत सारे और से प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शन का संयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसके साथ में अलग अलग केमिकल होते हैं। तो आपने सुना ही होगा जब यूक्रेन वार जब चालू हुआ था आज से 3-4 साल पहले, उस समय आपने सुना होगा कि बारूद की किल्लत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि हमारा देश अमोनियम नाइट्रेट के लिए डेफिशिएंट है, यूरिया के लिए डेफिशिएंट है, हम भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। तो यह देश के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जैसे अभी भी ईरान वार हुआ है तो अमोनियम नाइट्रेट की फिर किल्लत हो गई। वार को अभी 1 हफ्ते नहीं हुए हैं कि बारूद मिलना कम हो गया है। तो यह प्रोजेक्ट जब हम ला लेंगे तो यह देश के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी ही बड़ा योगदान देगा। हम सिन गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट में, नैप्था में, एथेनॉल में। तो इन सभी से करोड़ों करोड़ रुपया का आयात बचेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय कोयला मंत्री के माध्यम से हमें यह डायरेक्टिव दिया है, देश को डायरेक्टिव दिया है, देश को मैंडेट दिया है कि 100 मिलियन टन कोल जो संपदा हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसको गैस के रूप में परिवर्तित करें, जिससे कि हम और डाउनवर्ड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स का हम निर्माण कर पाएंगे, जिससे कि देश की आत्मनिर्भरता एवं विकसित भारत को बनाने में एक बहुत बड़ा बल देगा। सर, माजरी क्षेत्र में CSR गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भविष्य की क्या दिशा है? तायल साहब, CSR एक बहुत ही बड़ा माध्यम है हमें स्थानीय लोकल स्टेक होल्डर से संपर्क स्थापित करने का। यह हमें मौका देता है, कंपनी की यह विशेष पॉलिसी हमें मौका देता है कि हम आसपास के अपने स्टेक होल्डर, अपने समाज के लोग से जुड़े एवं उनके पास
जो भी कमियां हैं उनके रिसोर्सेज को हम मतलब किसी माध्यम से उसको पूर्ण करने का। आपसे ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष है कि हमारे माननीय DHR साहब के एक अनूठे पहल अपेक्षा होम्यो सोसाइटी के तहत उन्होंने भद्रावती को चुना है, जिसमें एक विशेष CSR प्रोजेक्ट को उन्होंने लिया है अपेक्षा होम्यो सोसाइटी के संसर्ग में। इस परियोजना का पहल एक अनूठे तरीके का, यह एक बार की एक गतिविधि नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण एवं उनके विकास, उनके कौशल विकास और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा पहल है। और टोटल 110 प्रतिभागियों को लेकर के चलने वाला एक विशेष मिशन है। इस विशेष मिशन के तहत प्रत्येक लाभार्थी को उनके कार्यक्षेत्र, उनकी कुशलता और उनके डेमोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से उन्हें एक अवसर सृजन किया गया है, जिसमें बकरी पालन, फोटोकॉपियर मशीन, ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर्स, अनेक टाइप के उन्होंने उसमें मॉड्यूल खोल रखा है। वो एक लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दे करके उनके अनुरूप जो भी कुशलता है उसके बारे में उन्हें दक्षता प्राप्त कराया जाता है और हैंड होल्डिंग करके उन्हें जगह से लेकर के मार्केट तक का एक अनुभव दिलाया जाता है। आपसे आज शेयर करते ये काफ़ी हर्ष हो रहा है। आज के दिन भी एक पहल का यहाँ चल रहा है, जिसमें वो महिला लाभार्थी अपने जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उसके लिए एक मेला रखी है अपने कम्युनिटी सेंटर में, ताकि वो लाभार्थी अपने कौशल, अपने कुशलता, अपने स्वरोजगार का उत्पाद को लेकर के मार्केट तक जाती हैं और उसका फल प्राप्त करती हैं। रही बात नॉर्मल CSR की, नॉर्मल CSR के तहत हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन, इसमें हमारा कार्य सतत रूप से चलता रहता है। और आपसे ये बताते हुए फिर मुझे खुशी हो रही है कि इस साल हमें 1,07,00,000 का फंड प्राप्त हुआ था अनेक योजनाओं में देने के लिए। और हमने सारी योजनाओं के जो भी हमने चिन्हित किया था आज से 1 साल पहले, सभी को हमने पूर्ण किया और हमने अपना पूर्ण एक्सपेंडिचर भी बुक करने जा रहे हैं। उसमें से मान लीजिए किसी टेंडर में कुछ पैसे की हमें सेविंग हो गई, तो हमने विशेष अनुमति हेडक्वार्टर से लेकर के और एक्टिविटी को इंक्लूड करा करके बजट को पूरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी CSR के पहल से हमारे लोकल आसपास के ग्रामीण समाज को काफ़ी मदद भी मिल रहा है और उनसे हमारी कनेक्ट को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी मिला हुआ है, और इससे कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर पा रहे हैं। सर, भविष्य की ओर देखते हुए आप माजरी क्षेत्र को तकनीकी नवाचार, सतत विकास एवं सामुदायिक सहभागिता के मामले में किस ऊंचाई पर ले जाते हुए देखना चाहते हैं? तायल साहब, आपने तो हमारा विज़न पूछ लिया है कि माजरी क्षेत्र के साहब क्या विज़न है। देखिए तायल साहब, अगर हम बात करें अलग अलग चीज़ों के, जैसे आपने चिन्हित किया है टेक्निकल, पहला हम बात करें कि टेक्निकल क्षेत्र में हम कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि माइनिंग एक हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के रूप में चिन्हित है। मेरा विज़न है कि हम इससे काफ़ी डिविएट करें और माइनिंग को हम नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के रूप में बनाएं, जिसमें एक पहल जो मुझे दिख रहा है, जो कि ईजिली अचीवेबल भी है और आइडेंटिफाइड है, वो है कटिंग एंड क्रशिंग टेक्नोलॉजी में स्विच ओवर कर देना। आप जैसे जानते हैं कि ओपन कास्ट में प्रायः ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जाती है और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने के बाद वो मक को हम फेंकते हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मिट्टी को भी हम काट करके इनपिट क्रशिंग करें और इनपिट क्रशिंग को फिर कन्वेइंग करें। ना शोर होगा, ना धूल होगा, ना भूमिकंपन होगी, ना ब्लास्टिंग होगा। तो अगर ऐसा, और ना ही एट द सेम टाइम आपके कार्बन फुटप्रिंट को भी काफ़ी कमी होगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई डीजल जलने का बहुत ही कम आपका स्रोत रहेगा। अगर हम कोयले की बात करें तो मुझे यह बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि माजरी क्षेत्र में तकरीबन 60% कोयला कटिंग टेक्नोलॉजी से आता है, जहाँ हम ब्लास्टिंग नहीं करते हैं कोयले में। तो ये तो बात हुई अगर हम बात करें तकनीकी नवाचार की, डस्ट फ्री, स्मोक फ्री, हजार्ड फ्री और पॉल्यूशन फ्री माइनिंग। हम फिर बात करते हैं सामुदायिक सहभागिता के बारे में। तो हमारा ये हमेशा ही विज़न रहा है
कि जिस सोसाइटी के साथ हम कार्य कर रहे हैं उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सहभागिता हो। लोग, अगर हम ग्रो कर रहे हैं एज अ कंपनी, हम ग्रो कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, तो जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर हैं वो भी ग्रो करें, हमारी उन्नति के साथ उनका भी उन्नति हो। और प्रायः यह देखा जाता है कि माइनिंग, आपने भी देखा हुआ है कि यह आसपास को क्षेत्र को लेके ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार सृजन होता है ये लोकल लोग के साथ ही होता है, और कोई ना कोई आदमी जो आसपास में कोई भी रह रहा हो वो सभी इसका हिस्सेदार होता है। तो अगर माइनिंग इंडस्ट्री एज सच अगर बोला जाए तो इंक्लूसिव ग्रोथ का खुद से ही मिसाल है। इंक्लूसिव ग्रोथ तो इसमें इनबिल्ट है। फिर अगर हम बात करें, जो मेरा विज़न है, ब्रांड वैल्यू माजरी, सबसे पहली बात है, हमें ये काफ़ी गर्व है कि हम WCL जैसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसका खुद का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड वैल्यू है। आप कहीं भी जाएं, आप कंपनी के साथ आइडेंटिफाइड होते हैं और आप खुद ही भीड़ से छट करके आपको एक पहचान मिलती है। माजरी के लिए भी मैं यही चाहूँगा कि जब लोग आइडेंटिफाई करें कि भाई ठीक है, क्षेत्र ये WCL के साथ हैं, पर WCL के किस क्षेत्र के साथ हैं, उस समय अगर ये आता है कि माजरी और वही ब्रांड वैल्यू अगर हमें मिलता है जो WCL का ब्रांड वैल्यू है, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना कार्य को एक रूप तक कर लिया है। और मेरा यही विज़न है कि ब्रांड वैल्यू माजरी। सर, WCL संवाद मंच से आप माजरी क्षेत्र के कर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो तायल साहब, माजरी क्षेत्र के तरफ से हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर WCL का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि माजरी क्षेत्र में मुझे कार्य करने का एक मौका दिया। और सतत ही हमें WCL के CMD, WCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, WCL के CEO साहब के तरफ से गाइडेंस और हम सपोर्ट मिलता रहता है, जिसमें कि हम अपने माजरी परिवार के साथ अच्छा कार्य कर सकें। जहाँ तक माजरी क्षेत्र परिवार की बात करें तो कर्म तो हमारी जीवन शैली है। यहाँ पे सभी कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग कार्य के प्रति समर्पित हैं। हम सर्वप्रथम धन्यवाद भी देना चाहेंगे अपने एरिया JCC कमेटी मेंबर का, सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी गण का, SC ST काउंसिल का, OBC काउंसिल का, सिस्टा एंड CMOI का, जिन्होंने एक अद्भुत एवं अटूट समन्वय बना रखा है, जिसके कारण माजरी क्षेत्र सतत ही प्रगतिशील है। रही बात संदेश देने की, तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि सुरक्षा को आप अपने कार्य शैली से अपने जीवन शैली में लेके जाएं, उत्पादन एवं उत्पादकता का वो स्तर प्राप्त करें जिसमें कंपनी WCL ही नहीं बल्कि पूरा देश आप पे गौरव महसूस करे। तो यही संदेश मैं सबको देना चाहूँगा, माजरी परिवार को, कि सब लोग अपने कार्य क्षेत्र में उसी कामयाबी के शिखर को हासिल करें, और हासिल करके सब लोग अपने जगह पे अपना अपना नाम रोशन करें और माजरी क्षेत्र का भी नाम रोशन करें तथा सदा सुखमय, स्वस्थमय एवं मंगलमय रहे। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार तायल साहब। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को हम और अच्छा बनाने के लिए आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।